एक तो जो ये MTV का रोडीज था, ये प्रॉपर ऐसा था कि मेट्रो सिटीज का शो था जी। सब बड़ा इंग्लिश बोलने वाले लोग होते थे। जैसे वो रोडीज की वो लाइन लगी हुई देखी, कई किलोमीटर लगी होती थी। हाँ बहुत ही लंबी होती थी। हमने कभी इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां नहीं देखी थी ना स्टाइलिश लौंडे देखे थे इस तरह के। यो मैन ब्रो, यहाँ तो सीधा था हटिए इस तरह रहते थे हम, तो वो वाले थे। मेरी एक तो इन बातों से मुझे डर नहीं लगता बिल्कुल, मैं क्या वो डरता नहीं रील के लिए करते थे या फिर वो बातचीत में ऑफ कैमरा भी ऐसे ही बातचीत करते थे? हूँ। लेकिन ये प्लस बहुत अच्छा हुआ कि मैंने कहीं भी पूरे शो में ये नहीं दिखाता कि उस लड़की से मेरे क्या रिलेशन है, किसी को नहीं पता था। जब हो गए मुझे 5 या 6 हफ्ते हो गए थे, तो मैंने क्या किया कि नहीं भाई, मैंने कहा अब मैं छुप के नहीं खेलूंगा। अब मुझे लोग देख चुके होंगे एटलीस्ट, अब छुप के नहीं खेलूंगा। अब क्या करना है, तो मैंने कहा मुझे नॉमिनेशन में आना है। राहुल भैया भी कितनी बार कहते थे यार मैं कूद के चला जाऊंगा यहाँ से, पीछ बाहर मीडिया होगी, ये होगा, ऐसे बोलते रहते थे। मैंने कहा भैया मेरे हाथ में हुआ ना तो ना मैं आपको कूदवा के रहूंगा, देखते रहना। मैं ये कहता था उन्हें। और मजे की बात तो ये, इतनी तेज न्यूज थी, मैं ऑटो से घर तक नहीं गया, न्यूज मम्मी कह रही टीवी पे न्यूज आ रही है, तूने क्या कर दिया मैंने कहा मैं बहुत ही तेज होगी न्यूज तो। बाकी किसी ने नहीं हटाया। मैं आपके माध्यम से आज भी कहता हूँ भाई साहब हटा दो, मुझे केस करना पड़ रहा है। बिग बॉस में इतनी वल्गैरिटी दिखाई जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैंने कहा जी आप मुझे ये बता दो वल्गैरिटी की वो डेफिनेशन क्या है, और जिनके आप नाम ले रही हैं इनके बाहर के भी चरित्र देख लो। ये बाहर भी तो लड़ते ही थे। मैंने कहा क्या मैं डायनासोर का वो आखिरी अंडा हूँ? अगर मैं धरती से चला गया तो धरती से डायनासोर विलुप्त हो जाएंगे। एक तो पहले बात तो मैं कोई प्लान ही नहीं बनाता हूँ। अच्छा, फ्लो के साथ साथ कमेंडेड वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यू कैन लव यू कैन हेट बट यू कांट इग्नोर मत कर भैया। तू मेरे बारे में बोल लिख कुछ भी कर, कुछ करूंगा जनता की मेमोरी फिर वापस आ जाएगी। अच्छा इसने ये किया। मूवी आई थी वनवास, जिसमें नाना पाटेकर थे और अनिल शर्मा सर डायरेक्टर थे। ये 28 दिसंबर को लास्ट ईयर रिलीज हुई थी। अच्छा। उस पे मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया है। OTT पर अभी एक वेब सीरीज आई है मेरी प्रतिशोध के नाम से। अच्छा। उसमें नेगेटिव पुलिस वाला बना हूँ, और आप वो भी देख सकते हैं कि ये वरुण भाई जो वरुण धवन है, ये उन्हें पसंद आई है। देखो क्या होता है, चीजें टाइम पे मिल जाए बहुत अच्छा है, लेट मिल जाए तब भी अच्छा है, पहले ना मिले। जैसे मुझे मिले हैं बिग बॉस रोडीज, पहले मिल गए। ये जिंदगी एक शेर की सवारी है, और अगर नजर हटी तो वही शेर तुम पे भारी है। एक ही शेर लिखा था, इसके बाद पेन तोड़ देता। मैंने कहा और शेर लिखने की जरूरत नहीं रही। आर्यन मीडिया प्रेजेंट्स पॉडकास्ट विद आरजे नीति। चलते चलते ही राहों ने मंजिल बना दिया और मुश्किलों ने ही उन्हें काबिल बना दिया। नमस्कार, पॉडकास्ट विद राजनीति में स्वागत है आप सभी का। और हमारे आज के गेस्ट हैं जिनके बारे में मैंने अभी अभी कुछ कहा, बहुत ही काबिल रहे। और अगर कहा जाए कि ये रियलिटी शो के किंग हैं तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि दो रियलिटी शोज़ इन्होंने जीते हैं। MTV का रोडीज 5 और बिग बॉस 2 के विनर आशुतोष कौशिक, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, नमस्कार। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया कि आपके साथ बैठ के चर्चा की जाए और एक हेल्दी डिसीजन पे पहुंचा जाए। जैसे कि हमारी टैगलाइन है पॉडकास्ट विद आरजे नीति, सुनो दिल की, तो हम यहाँ पर ऐसे गेस्ट ही बुलाते हैं जो दिल की सुनते हैं। और आपसे बेहतर एग्जाम्पल कोई और नहीं है। आपका जब जब दिल आया आपने वो सब कुछ किया। तो शुरुआत, मैं आपसे पूछूं माइक यहाँ लगा लूं, फिर दिल की तो इधर से सुनेगा, ये सीधा यहाँ लगाए। ये अब तो जबान और दिमाग से बोल रहा हूँ, और दिल की बोलूंगा तो देखो मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा माइक सीधा। आपकी बड़ी अच्छी आवाज़ इस माइक से आ रही है। तो ये हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि जब आपकी जो रोडीज से जर्नी शुरू हुई, किस तरह से आपका दिल था उसमें आने का, तो कैसे करके आप कहाँ कहाँ ऑडिशन के लिए गए और कैसे फिर वो फाइनल हुआ? देखिए हम ना पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिन शहरों से आते हैं, छोटे शहरों से, मान लो जैसे मैं सहारनपुर से आता हूँ, तो और वो जो दौर था वो 2000 से 2007 वाला, और मतलब उस तरह का वो जो दौर था, मुझे तो ये भी नहीं पता उसको क्या बोलते हैं जी। आजकल। वो चलता है ना जैन जी वैन जी, क्या क्या होता है समझ नहीं आता। खैर तो उस दौर में ना, एक तो जो ये MTV का रोडीज था, ये प्रॉपर ऐसा था कि मेट्रो सिटीज का शो था जी। सब बड़ा इंग्लिश
बोलने वाले लोग होते थे, और आता भी ये केबल पर था। तो घर में दूरदर्शन था, एंटीना घुमाने वाला, वो सब दौर था वो। तो हमें तो कभी पता भी नहीं था ऐसा कुछ शो है, और मैं तो ढाबा चला रहा था बड़ा अच्छा अपना। लेकिन कुछ लड़कों ने कहा कि भैया एक रियलिटी शो है, उसमें चलना है। मैंने कहा रियलिटी शो मतलब, मैंने कहा डांसिंग का है तो देख भाई, हम डांसर इतने बड़े हैं, पीछे घोड़ी खड़ी हो तो हम आगे नाच लेते हैं जी। अगर डांसिंग का, हम दो ही ऐसे ही जानते थे, डांसिंग या सिंगिंग का जानते थे। मैं सिंगर तो हम इतने बड़े हैं, खुद का गाया हुआ खुद ही अच्छा नहीं लगता, तो दूसरे को तो क्या लगेगा। कह रहा ऐसा कुछ नहीं है, एक रियलिटी शो अलग ही है ये। और वो मुझे ले जाना भी इसलिए चाहते थे कि यार भाई शहर में एक लड़का जो अपने शहर में उस दौरान 3-4 हज़ार रुपये रोज़ कमा लेता था, वही फाइनेंस का काम भी करते थे, ब्याज पे देने का, जेब में पैसे भी खूब रहते थे। तो वो क्या, और एक रहता कि भाई दबंगई रहेगी, साथ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। वो तो इसलिए ले जाना चाह रहे थे। अच्छा। लेकिन वो भी मेरी वेट करते रहे, और फाइनली मैंने भी ढाबे को रात को बढ़ा कर, मैं चलो यार चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ट्रेन निकल गई, तो बस में बैठे, सुबह उठ के बस स्टॉप पे ही वहीं नहाए वाए, कहीं भी जो भी जगह मिल गई जैसे भी। और जैसे वो रोडीज की वो लाइन लगी हुई देखी, कई किलोमीटर लगी होती थी। हाँ बहुत ही लंबी होती थी, और वो टैग वैग लगते थे। हाँ। और भैया हमारी तो आंखें खुल गई, हमने कभी ऐसा माहौल ही नहीं देखा था जीवन में। मैंने भाई ये क्या है, तो लाइन में लगे। उसके बाद लाइन के बाद वो लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक एक्टिविटी एरिया में चली जाती है। वहाँ लड़के लड़कियाँ टास्क कर रहे हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, वो सुट्टा ना मिला, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, इम्प्रेस करने की कोशिश। कोई गाना बड़ा हिट हुआ था उस वक्त, सुट्टा ना मिला, कुछ इस तरह का। कॉलेज वॉलेज में बच्चे गाते होंगे, हर तरह का, कोई बाइक को घुमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैंने भाई ये तो बिल्कुल ही अलग दुनिया है। मतलब कहते नहीं, बड़ा जी लग रहा था वहाँ। वहाँ से फिर टीमें बन बन के 15-20 लोगों की एक पर्सनल इंटरव्यू में से पहले ग्रुप डिस्कशन में जाती है। अच्छा। फिर हम उसमें गए, उसमें ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक रख दिया, टॉपिक पे जवाब दिया, और वहाँ से फिर एग्जिट का रास्ता था, दोबारा उस एक्टिविटी एरिया में नहीं जा सकते थे आप। ओके। और रात को वो बोर्ड लगते थे ब्लैक बोर्ड टाइप से कि भाई कौन सेलेक्ट हुआ। तो देखा उसमें कहीं नंबर नहीं था। मैंने लड़कों से पूछा, मैंने कहा भाई अब दोबारा ये बताओ दूसरा कहाँ है, यहाँ तो सिलेक्ट नहीं हुए। कह रहे भाई दूसरा 4-5 दिन बाद दिल्ली है। तो वो चंडीगढ़ में किया आपने? हाँ, चंडीगढ़ रिजेक्ट हो गए। 4-5 दिन बाद नोकिया के 500 रुपये वाले अंबानी जी के फ़ोन चल रहे थे उस वक्त जी। तो हमारे फ़ोनों पे यही चलता था, चलो दिल्ली चलो दिल्ली, जैसे कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल रैली लेके जा रहे हैं हम, चलो दिल्ली। दिल्ली पहुँचे, सेम एक्टिविटी यही, बड़ा मन लगा। फिर दिल्ली भी रिजेक्ट। अच्छा। कोई नाम नहीं है। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, मैं अपने यहाँ सोचता भी था। मैंने कहा भाई ये तुझे सेलेक्ट क्यों नहीं करते हैं। रिजल्ट निकालता तो मैं अपनी बात सही लगती थी, मैं बड़ी प्रैक्टिकल जवाब देता था। मान लो किसी ने पूछ लिया रिश्वत देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, आप फेवर में रहो या अगेंस्ट हो, तो मैं कहता था हाँ देनी चाहिए। कहते क्यों देनी चाहिए, पुलिस को, मतलब पुलिस की बात करते। मैंने कहा देखो जी आप अपनी गलती पे दे रहे हो, पुलिस अपनी पे आ गई ना बिना गलती के ले लेगी, और कोर्ट पे भी जाना पड़ेगा, सारी चीजें होंगी। तो मैं तो वहीं हाथ पैर जोड़ के 2 पैसे दे के निकल जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। वो कहता ना, एक बार एक जज ने एक आदमी के फेवर में केस सुनाया, तो फैसला कर दिया। तो जज साहब ने कहा भाई अब तुम खुश हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल गई, या जो भी केस था। कह रहा हाँ जी बिल्कुल मिल गई, 10 साल की लंबी लड़ाई के बाद मेरी प्रॉपर्टी मिल गई। मैं तो ये चाहूंगा जज साहब आप अगले दिन दरोगा, अगली बार दरोगा जरूर बने आप भी। कह रहा ये मतलब, ये क्या मतलब। कह रहा जो मामला आपने 10 साल में निपटाया वो 200 रुपये में वहीं निपटा रहा था, उसी वक्त निपट रहा था। तो मतलब मैं तो निपटा के ही चलूंगा। हाँ। लेकिन वो सेलेक्ट नहीं करते थे। हाँ। लेकिन मैंने भी कहा ऐसा करो यार, वहाँ मन तो बहुत लगता है, और जहाँ मन लगता है वहाँ जाना चाहिए। वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जहाँ भी मन लगे। था, यंगस्टर्स हैं और फन का माहौल हमने है। कभी इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां नहीं देखी थी ना स्टाइलिश लोंडे देखे थे इस तरह के। यो मैन ब्रो, यहाँ तो सीधा था हटिए इस तरह रहते थे हम, तो वो वाले थे। तो जब मैंने कहा लड़कों को, मैंने कहा भाई देखो ऐसा करो, हम बनाएंगे इसे लोंडो की तीर्थ यात्रा। अच्छा। जैसे बड़े बुजुर्ग हर साल जाते हैं यात्रा पे, कहीं भी जाते हैं, ये हर साल की हमारी लोंडो की तीर्थ यात्रा है। तो आपको ऑडिशन में ही मजा आने लगा। हाँ, मैंने कहा हर साल जाया करेंगे जब तक इसमें रिजेक्ट होते रहे, कोई बात नहीं। अच्छा। और हम पूरे साल हम पे फुर्सत भी नहीं होती थी, क्योंकि ढाबे पे आप सुबह मंडी से सब्जी लाना, सब्जी भी इसलिए लाना जो खरीदते हुए कमा लिया, और वो तो कमाई लिया, बचा ली जो 2 पैसे।
और रात के कब 12 बज जाते थे कभी पता नहीं चलता, सारी शर्ट्स पे दाल के छींटे पड़े रहते थे, कुछ वो मतलब ही नहीं होता था। तो मैंने साल में एक बार इसमें जरूर जाया करेंगे। तीसरा ऑडिशन पूछा, कहाँ है भाई? जयपुर है। जयपुर, अब मैं अकेला ही पहुंच गया, वो गए नहीं लड़के। अच्छा, उसी साल? हाँ, फिर ऐसे ही टैग लगाया, अंदर गया, ग्रुप डिस्कशन करा, वापस बाहर आया। कोई स्ट्रैटेजी चेंज की आपने की? बता तो रहा हूँ, वापस बाहर आया, दोबारा टैग लगाया, अच्छा। फिर अंदर गया, फिर दूसरे ग्रुप डिस्कशन में गया। हाँ। कोई और जजेस बैठे थे, कहीं पे नाम आशु लिखा, कहीं आशुतोष लिखा। अच्छा। रात को जब बोर्ड लगा तो दोनों नाम में सेलेक्ट हुआ था। ओह। आशु भी सिलेक्ट था, आशुतोष भी सिलेक्ट था। तो मैंने कहा देखो, किस्मत में जो होगा मिलता तो है, लेकिन सही टाइम पे सही जगह आप खड़े होंगे तो मिलेगा। सही बात है। और आज इंसान तो मैं आज भी वही हूँ जो पहले इनसे बात कर रहा था। तो क्या अभी भी, मैं पूछना चाहती, अभी भी वही शिद्दत है कि अगर कुछ चाह लिया तो बस चाहिए वो वाली, या फिर टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ कम होती गई? नहीं, कम तो नहीं हुई अभी भी। अगर ये बाल काले पड़े हैं, आज मैं 46 का हो गया हूँ, तो वो इंडस्ट्री का ही ध्यान रहता है कि भाई थोड़ा सा अपना डाइट वाइट का ध्यान रखो। तो प्रयत्नशील करते हुए भी मेहनत करते रहो, मतलब प्रयत्न भी ना भी कर रहे हो तब भी मेहनत करते रहो। कल को कोई काम आ गया, आप उसके लिए तैयार तो खड़े हो। सही बात है। इंतजार करते वक्त मेहनत करते रहो। सही बात है। तो कल को अगर कोई काम आ जाता है, मोटे होने में 10 मिनट नहीं लगेंगे, मतलब 10 दिन नहीं लगेंगे, पतले होने में महीनों लग जाएंगे। सही बात है। तो इस वजह से वो शिद्दत अभी भी है। और सुबह 6 बजे मैं अभी एक वीडियो बना के आया हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे डाला। सुबह 6 बजे में गंगा जी में मैं खुद नहा रहा था, सिर्फ वीडियो के लिए। अच्छा। कि एज एन एक्टर मैं जो काम करने जा रहा हूँ, मुझे ये गोल्डन लाइट ही चाहिए सुबह की। मैंने देखे आपके कुछ कॉमेडी वीडियोस आते रहते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, उसमें एक ह्यूमर रहता है बस मेरा, कि भाई मैं चीज़ों को ऐसे देखता हूँ। हाँ। और मतलब ट्रैफिक जैम, लोग बोलते हैं बहुत जैम है, मैंने कहा फिर एक ब्रेड का पैकेट ही मंगा ले। तो जैम की फुल फॉर्म मैंने निकाली कि जब आए मजे लो। हाँ। क्योंकि इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। सही बात है। तो मजे ही ले लो इसके। गुस्सा होके क्या करो, अगर ये गुस्सा होके जैम खुल जाए तो मैं भी गुस्सा होके जाया करूँगा, जैम खुल जाए बस। सही बात है। तो ये से भाई चीजों को देखना नहीं है, गौर से देखो, नजरिया बदल करके। तो मैं उस तरह का रखता हूँ। क्या है वो चैनल, आप हमारे लिसनर्स को भी बताइए, वो भी देखना चैनल जब बनाया तो मुझे पता नहीं था क्या नाम रखना है, तो मैंने कहा आशुतोष कौशिक ही रख दो, अपने नाम से रखा, ताकि अगर कोई मुझे सर्च करे तो कम से कम चैनल पे तो पहुंच जाए। जी जी। और वो बनाया भी इसलिए था कि भाई लॉकडाउन लगा था, मैं लिखने से बहुत बचता था। अच्छा। अब लॉकडाउन में लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, उसे एक्ट भी किया, उसको एडिट वेडिट करके। लेकिन देखो, छोटी सी चीज से आज एज एन एक्टर इतना फायदा हुआ है कि अब कहीं भी जाते हैं शूट करने, वहां से वाहवाही आती है कि भाई वाह लड़के ने क्या काम किया। तो उतना घिसाया, खुद को भी मांजते रहे और पॉलिश बहुत करते मंजे, रहे। मतलब इतना मांजा है कि पहले तो एज एन एक्टर ही पता था। हाँ। अब एज ए कैमरामैन भी पता है कि भाई यहाँ तो तेरा कट ही लग जाएगा, सारे काम, या सामने 50 का लेंस लगा है। हाँ। कि तो तेरे को कितना मिलेगा, जैसे सामने ही लगा हुआ है 50 है, तो तेरे को कितना तेरे को मिलेगा। कौन सा तू यहाँ पे अगर तूने मुड़ा, तू यहाँ पे मुड़ा तो यहाँ तो कट ही लगना है। तो वो सब चीजें, वो कहते मांगते मांगते फकीर हुए हैं। मांगते मांगते क्या बात तो है। करते करते वो सब चीजें वहां से हमें आ गई। स्क्रिप्ट लिखना आ गया, एक स्क्रिप्ट बॉम्बे भेजी है, देखो बात चल रही है कि ये वरुण भाई, जो वरुण धवन है, ये उन्हें पसंद आई है, देखो क्या होता है। देखिए, रोडीज हो गया, बिग बॉस हो गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो एक बहुत और बाकी है, अभी तो बहुत बड़ी बाकी है, बाउंस बैक करना। हाँ, अभी तो बहुत बाकी है। तो मैं अभी पूछना चाहूंगी, जब आप रोडीज में थे तो वहां पे रघु के साथ आपकी बड़ी वो चलती थी, और वो बड़ी उनकी जो भाषा थी वो मैं उसे रघु को भी यही कहता था, मैंने कहा रघु तेरी एक तो इन बातों से मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल मैं डरता नहीं। रील के लिए करते थे या फिर वो बातचीत में ऑफ कैमरा भी ऐसे ही बातचीत करते थे? वो धीरे धीरे ऐसा हो ही गया है। अच्छा। पहले तो वो मतलब अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहा था, लेकिन वो उसके अंदर ही आ गई। तो मैं कहता था, मैंने कहा भाई ये अगर हम तुझे गाली देने लगेंगे तेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसा है, मेरा थैला दे, मैं तेरी यहाँ गालियाँ सुनने नहीं आया। क्या तुझसे टास्क नहीं हुआ? मैंने कहा सचिन भी 0 पे आउट हो जाता है, इसमें क्या है? तुझसे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं थैला दे ना, तेरे पे ये क्यों नहीं हो रहा मुझे जा। क्योंकि मैं कोई विजनरी नहीं था कि मैं मुंबई जाऊंगा, इसके बाद ये करूंगा वो करूंगा, मुझे कुछ नहीं था। मेरा तो ये था भैया यहाँ आ गया तू, जिस स्टेज पे भी निकल जाएगा उसे एंजॉय कर और अपना मजे ले। और वही वो आपका जो नेचुरल तरीका था, बिंदास
रूप था वही तो लोगों मुझे को पसंद नहीं, अब आया। लोगों को क्या पसंद आ जाए, लोगों को तो कुछ भी पसंद आता है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट तब मैं आपको नहीं फॉलो करती थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे शाम्भवी और अनमोल की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती थी, जिनको आपने थप्पड़ लगाया था। अब थप्पड़ का भी टास्क उन्होंने ही दिया था। देखो कि भाई, अब अगर आप रण क्षेत्र में कहीं खड़े हो, ऐसी जगह खड़े हो, तो वहाँ माँ बाप भाई बहन थोड़ी देखा जाता है। और फिर तो गीता इसका सीधा सच्चा एग्जाम्पल है। क्या वही एक टास्क आपने पूरी शिद्दत से किया? क्योंकि बाकी में आप रघु आप पे चीखते थे कि आपने कोई उस टास्क पे भी नहीं चीखा किया। हो तो अच्छा। उसकी चीखना नहीं मैं सुनता, चीखा तो वो उस पे भी है। तूने लड़की को कैसे हाथ लगाया, मैंने टास्क क्यों दिया था। टास्क क्यों दिया? अब एक दिन एक टास्क क्या था, इन्होंने एक टास्क दिया। देखो जैसे ये ना मुझसे परेशान क्या थे, मैं नई चीज लाता था निकाल के। हाँ। एक टास्क दिया कि आपको रस्सी से नीचे उतरना है, और मैं कैप्टन था उस दिन, और लड़कों को बोट चला के बनाना, बास्केटबॉल बोट थी वो, चलती नहीं, घूम जाती है, ट्रिक होती है उसकी, वहां तक पहुंच के उन्हें लैंड कराना था चप्पू चलाते हुए। अब लड़कियां उतरती थी तो उनके हाथ छिल रहे थे, हाँ। लड़के वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। सबसे लास्ट मैं था, तो मुझे रणविजय ने एक आइडिया दिया कि देखो कोई नहीं कर पा रहा है, लड़कियां भी ऐसे नहीं कर पा रही हैं, तो आप अपना प्लान चेंज करना चाहोगे कि आप ऊपर से उतरो और नीचे से लड़की वो बास्केट लेके आए। मैं कहा नहीं, हम चप्पू ही चलाएंगे। ये कह के, और वो मुझसे भी नहीं हुआ। रात को रघु आ गया सबको गाली देने के बाद, और तू मुझे मेरे पास, तू तो सबसे लास्ट में गया था, तुझे इसने कहा भी, तू तब भी नहीं करके आया ये वो। मैंने कहा भाई सांस ले पहले, सुन, तेरे 3-4 रोडीज तो पड़े अंदर वैनिटी वैन में, एक्सीडेंट हो गए। मैं उतरता वहां से, मेरे हाथ छिल जाते, तेरी बाइक कौन चलाता मुझे बता पहले, जो तुम्हारे स्पॉन्सर है इनकी बाइक कौन चलाता। अब पीछे से आवाज आनी शुरू हो जाती है, आगे बढ़ो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इससे बात ना करो। तो मैं लाता था वो वाली बात, हाँ। कि भाई तुम्हारी बाइक कौन चलाएगा ये। मैं भी हाथ छिल जाते, मैं भी वैनिटी में जाता। हाँ। करिश्मा थी ना, मैंने कहा ये कौन चलाएगा। रोडीज, अब रोडीज क्या कारों में चाह रहे हो तुम, आगे भी तो बढ़ना था। मैंने तुम कारों में चाहते हो तो मुझे वो बताओ अभी। तो पीछे से वो प्रोडक्शन के जो भी हेड होते होंगे, आगे बढ़, इससे बात मत कर, आगे बढ़। तो मुझसे तो वो इसलिए परेशान थे। आपको ये नहीं लगा कि आपको हराने की जानबूझकर कोशिश हो रही थी फिनाले में? लेकिन तब भी लगा तो ऐसा ही है कि भाई जिस लड़की को मैंने निकाला उसे कह दिया कि आप बताओ विनर कौन बनेगा। हाँ। और कहीं ना कहीं ये भी चाहते होंगे कि भाई नॉर्थ में तो हम बड़े अच्छे हैं, हम अच्छी टीआरपी गेन करते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो, कि भाई साउथ की तरफ जाएंगे तो उधर का क्राउड हमें मिलेगा, वो हमारी टीआरपी को प्लस करेगा। और उस तरह देखते हुए आओ तो लड़की को इन्होंने हाथ में दिया डिसीजन, क्योंकि ये तो हमें एक्टिविटी देखते रहते हैं, टास्क बदलते रहते हैं, कोई बॉन्ड स्क्रिप्ट थोड़ी है। तभी तभी वो क्रिएट कर रहे थे। तभी कोई बॉन्ड स्क्रिप्ट थोड़ी है। फिर कहते हैं अब करके दिखा, अबे इसमें तूने क्या कर दिया ऐसा, कौन सा तूने बहुत बड़ा काम कर दिया, तू हमें देख रहा है, चेंज कर रहा है बार बार, ये कर दो, इन्हें निकाल दो, इनको वापस डाल देगा। मैनिपुलेशन की बहुत गुंजाइश रहती है। गुंजाइश सारा ही सारा ही है manipulation भाई। किसी को निकालो, हाँ। तूने इसको निकाला था, मैं वापस ले आया हूँ, अब निकाल के दिखा। हाँ, फिर वाइल्ड निकालो, कार्ड एंट्री, फिर वाइल्ड कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, पता नहीं कौन कौन सी एंट्रियां। तो मुझे लगा ये, लेकिन ये प्लस बहुत अच्छा हुआ कि मैंने कहीं भी पूरे शो में ये नहीं दिखाता कि उस लड़की से मेरे क्या रिलेशन है, किसी को नहीं पता था। और मैं उसे कहता था जाके कैमरे पे भी 2-4 मुझे गालियां दे के आया कर, अच्छा ताकि इनको कभी लगे ही ना। तो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग थी ये? बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग थी। और वो इसलिए शायद उन्होंने उस लड़की को दे दिया कि आप कि ये बताओ, तो पक्का कि निकालेगी। ये तो इसे निकालेगी, इसने बिल्कुल लास्ट में आके इसको निकाल दिया। हाँ। और मैंने उस लड़के से कहा था, मैंने कहा यार देख मेरे हाथ में होगा, दोनों ही हम 1000 साल पुराने गरीब से दिख रहे हैं इन सबके बीच में, देख मेरे हाथ में होगा भाई, तुझे फाइनल तक लेके जाऊंगा। और जब मैं उसे ले गया था, हाँ। मैं कहा देख अभी प्लेट में लड्डू रखा है, तू खा ले या मैं खा लूं, आएगा दोनों में से किसी एक के पास ही। तो आपको मिल गया? मैं उससे जो प्रॉमिस किया था, मैंने कहा ठीक चलता रही हो, तेरे को लास्ट तक तो ले जाऊंगा। अब लास्ट तक ले ही गया था मैं, और लड़की के हाथ में डिसीजन दे दिया। आप आपको लगता बताओ है कि कौन इसमें विनर होगा। आपका लक भी बहुत, मतलब स्ट्रैटेजी और जो भी आपकी थी वो तो थी ही, लक ने भी बहुत साथ दिया। मैं लक को कैसे आपको डिफाइन करूं, मैं तो ये कहता हूं कि मैं सबके साथ था, वहां जिनको निकाला भी है मैं उनके साथ भी बड़ा लॉयल था, मतलब मैं कह के निकाल देता था। यारों का यार वाला जो आपका जो एक वहां पर्सोना बन गया जैसे था। अयाज था, अयाज अच्छा दोस्त है आज भी। अयाज एक दिन कहने लगा मुझे, मैंने कहा भाई तुझे निकालूंगा इस बार,
कह रहे मुझे क्यों निकालोगे? मैंने भाई तू मुझे निकाल दे, यहाँ के तू उम्र पट्टा लिखवा के लाया, यहीं लेटूंगा। कह रहे फिर भी कोई रीज़न तो बताओ। मैंने कोई रीज़न ना होना भी तो एक रीज़न है, कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, ये रीज़न है। भाई मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया। कह रहे ऐसे थोड़ी यार, कोई तो रीज़न बताओ। निकाल दिया। मैंने कहा भाई रात तेरे ना मम्मी तेरी सपने में आई थी मेरे, और उनका मन नहीं लग रहा घर पे बहुत, तो कह रहे हमारे अयाज को भेजो यहाँ, बस घर भेजो, मैं तो इसलिए निकाल रहा हूँ तुझे। अब बता और क्या बोलूँ? ना तो उससे कोई बैर है, ना तुझसे कोई नफरत है, किसी को तो निकलना ही है, तू मुझे निकाल दे। तो मैंने इस तरह कह के निकाला सबको। अच्छा, अब आगे चलते हैं बिग बॉस की जर्नी। कितना अलग था दोनों की स्ट्रैटेजी में या दोनों के माहौल में, रोडीज से बिग बॉस में? देखो रोडीज से ना एक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे ना एक रियलिटी शो की नॉलेज हो गई कि भाई रियलिटी शो क्या होता है। जब मैं बिग बॉस में पहुंचा तो मुझे ये पता था कि यार ये ना राहुल भैया जैसे हैं, मोनिका बेदी, मैंने कहा ये जितने नियम हैं बड़े बड़े, कैमरे इन्हीं के ऊपर रहेंगे, तुम्हें कोई दिखाने वाला है नहीं। तो 2-4 हफ्ते तो हैं, शांति से काट लो, तुम्हारी वीकली भी हो जाएगी। 2-4 की नज़र में तो आओगे ही, 2-4 हफ्ते में 2-4 लोग भी निकलेंगे ही। तो तब तो मैं हाथ जोड़ जोड़ के मैंने कहा भाई इस हफ्ते ना निकाले, देखो यार अगले हफ्ते भले निकाल देना। क्या मैंने कहा यार 2 पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, घर पे जाके कुछ काम धंधा तो कर लूंगा। कह रहे चल ठीक है। इस तरह लोगों ने आपको हल्के में भी ले लिया, बहुत हल्के में लिया। जब हो गए मुझे 5 या 6 हफ्ते हो गए थे, तो मैंने क्या किया कि नहीं भाई, मैंने कहा अब मैं छुप के नहीं खेलूंगा। अब मुझे लोग देख चुके होंगे एटलीस्ट, अब छुप के नहीं खेलूंगा। अब क्या करना है? तो मैंने कहा मुझे नॉमिनेशन में आना है, और नॉमिनेशन में आने के लिए क्या करूं? कुछ ऐसी हरकत करूं, कैसी करूं? तो मैं क्या करता था, घर में मान लो 5-6 लीटर दूध रखा है, सारा पी गया। अच्छा, तंग करने लगे। फल रखे थे, जैसे पाइनएप्पल है, हमें तो आते थे कैसे कटते हैं, छिलते हैं, ये पक जाते थे वहां रखे रखे, वरना मैंने काटे सारे खा गया। केले, मैं 72 kg का गया था वहां पर और 95 का निकला हूँ बाहर। बाकी लोगों के बिग बॉस में कहते बड़ा भूखा रखते हैं ताकि लोग इरिटेट हो, और लोगों के वेट रिड्यूस होते हैं। हाँ। तो राहुल भैया या कोई भी आता था, यार तू सब कुछ खा गया ये वो। मैं कहा देखो भाई, आपकी मम्मी भी देख रही होगी, मेरी माँ भी शो देख रही होगी, खाने पे मत बोलो यार, करना है नॉमिनेट कर दो मुझे, जाओ। और जो और कोई बोल रहा होता था, मैंने कैसे भी कर दो, दोनों को ही कर दो। हाँ, देख लेते किसमें हाँ कितना देख है। लेंगे, आ जाओ। शिल्पा मैम आती थी तब, कहती क्या लग रहा है? मैंने कहा ये बैठे 5 मिनट है, निकालो इन्हें बस, और क्या। मैं तो ऐसे ही बोलता था, लगता ही नहीं था मैं निकलूंगा। तो फिर धीरे धीरे ये होते होते देश की जनता का प्यार भी मिला, और शायद मैं 100 दिन रहा था वहाँ। 100 दिन की मेहनत का रिजल्ट ये था कि विनर बने। जब अनाउंस होने वाला था, एक बार हो रहा था, अक्षय कुमार आए और राजा चौधरी एक तरफ है एक तरफ आप है, क्या चल रहा था दिमाग में? आपको इंट्यूशन हो रही थी कि मैं ही जीतूंगा, या लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है? इंट्यूशन तो मुझे पहले दिन से थी। आज भी अगर बिग बॉस करा दें तो मैं ही विनर बनूंगा, आज भी यही है। अच्छा, कि सारे विनर्स को ले आओ, चाहे तब भी ऐसा ही है। हाँ एक्चुअली ये कर सकते हैं ना, अच्छा और आइडिया है। थोड़ा कॉन्फिडेंट और इसलिए हो गया था, जो मुझे कलर का कोड दिया था ना, वो बड़ा चमक रहा था, ब्राइट था। राजा का डल था, कलर की एक साइंस तो होती है। हाँ। तो बड़ा डल से मैंने कहा अच्छा, ये वही लोग देते हैं कोट? ये उन्होंने दिया था, हमने कहा जीवन में एक कोट पहने थे। अच्छा, वो दीवार फाड़ने वाला जो है, वो किसके दिमाग की खुराफात थी कि चलो बिग बॉस की दीवार फाड़े? आप लोग तो ऐसे भी कह सकते थे कि हमें बाहर करो, और बिग बॉस भी कुछ रोक नहीं रहे थे, उनको लग रहा था शायद मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। जैसे राहुल भैया भी कितनी बार कहते थे यार मैं कूद के चला जाऊंगा यहाँ से, बाहर मीडिया होगी, ये होगा, ऐसे बोलते रहते थे। मैंने कहा भैया मेरे हाथ में हुआ ना तो ना मैं आपको कुदवा के रहूंगा, देखते रहना। मैं ये कहता था उन्हें। अब हमने प्लान क्या बनाया भाई, सारी लड़कियों को निकालो पहले तो बिग बॉस से, फिर यहाँ नंगे होके घूमेंगे, देखेंगे ये क्या कंटेंट दिखाएंगे। तो हमने सारी लड़कियां निकाल चुके थे घर से। मैं, राजा भाई और जुल्फी भाई और ये राहुल भैया, 4 लोग रह गए थे। किचन मेरे पास था। अच्छा, वो आपको काम आया, जो ढाबे का एक्सपीरियंस था, तो किचन संभाल लिया। हाँ। राशनिंग इन्होंने कम कर दी थी। हाँ। और बेसिक था, दाल चावल थे, सब कुछ, राशन भेज नहीं रहे थे। और जो था वो मैं भी खा चुका था काफी, जो भी रख, जैसे मान लो सौंफ रखी है सारी खा गया। अच्छा। बादाम कुछ भी रखा है सब खा गया। तो राहुल भैया कह रहे यार कुछ भी नहीं है खाने में, क्या है? मैंने कहा ऐसा करो
ये माइक उतार के रख दो, इनको जब साउंड ही नहीं जाएगा तो क्या दिखाएंगे, भेजेंगे रूल्स भेज, खाना भेजेंगे, माइक उतार दिए, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा वैसा है हरि भजन करते हैं, हरि भजन किए तब नहीं भेजा। मैंने कहा वैसा करो बाथरूम में बंद ही हो जाते हैं, वहाँ कैमरे नहीं है। मैंने कहा जब उनको कंटेंट ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। जब बाथरूम में हम बंद हुए, सब अंदर गए, तो बिग बॉस ने पीछे से एक साउंड लगा दी, वेलकम टू बिग बॉस हाउस, और इरिटेट कर दिया। अब ना आप, मुझे तो पता नहीं, मैंने खुद एक डेफिनेशन तो बनाई है कि जब कोई भीड़ होती है, जैसे मॉब क्या बोलते हैं, मॉब बोलते हैं ना, वो कहीं कोई झगड़ा करने चलती है, तो मेरे हिसाब से उसमें 4 तरह के लोग होते हैं। 3 तो होते ही हैं। एक तो होते हैं बेवकूफ, जो सबसे आगे होंगे, आज छोड़ने गए सारा को देखेंगे ये वो। उसके पीछे होते हैं समझदार, हाँ हाँ भाई बात तो समझो, लेकिन देखो गुप्ता जी मैं भी तो ऐसे, ये चल रहा है, पीछे समझदार। तीसरे होते हैं पीछे वाले फट्टू। अब उन्हें तीसरे वालों को चलते चलते क्या लगता है कि आगे जाएंगे तो साले बेवकूफ हैं। अब ऐसा करो, मैं भी समझदारों के साथ हो गए, कम से कम 2nd पोजीशन पे तो आओ। तो वो समझदारों के साथ लग जाता है, देखो गुप्ता जी मैं भी समझा रहा हूँ यार, क्या रखा है इन बातों में। अगर ये वाली मॉब वहां किसी पे हावी हो गई तो बेवकूफ तो पीट ही रहे हैं लोगों को। ये फट्टू पीछे से आगे यही था, ये भी पीटता है। समझदार तब भी बचाव में रहता है। तो आप और राहुल समझदार वाले में सुनते तो रहो। लेकिन अगर ये वाला मॉब पीटने लगा, तो फट्टू तो अपने घर है सीधा, वहां वो बेवकूफ पिटेगा। समझदार को भी एक आधा लगेगा ही कि तू यहाँ तक कैसे आ गया, कि तुम इतने समझदार क्यों नहीं थे, यहाँ तक आ गए। तो ऐसे ही था कि जब हम कूदे, सबसे पहले तो राजा भाई मैं चढ़ो। अच्छा। मैंने कहा उनमें है वो एग्रेशन, चढ़ जाएंगे। और चढ़ने के बाद कूदो। दूसरे नंबर पे मैंने नेताजी को जूते पहना के लाया और जाके बैठ गया, अरे गद्दे डालो वो डालो, मैंने पीछे धक्का। तीसरे पे मैं कूदा और हम तीनों ने कूद के तो जुल्फी भाई को तो सुनाई सबने, इन्होंने गालियां, आभार क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं है, उसको लगा मैं ही विनर बन जाता हूँ। मैं नहीं चाहिए, क्या बोल रहे थे, मैं नहीं चाहिए, क्या बोल रहे, बाहर से इतनी गालियां, और निकल के हम बाहर आ गए। बाहर आने पे वो जो लोग थे बाहर, वो सब मेरा नाम ले लेके चिल्लाने लगे, अरे आशु आशु, रोड पे आ गए थे। अच्छा। लोनावला की। अब राहुल भाई कहें यार ये कोई मुझे क्यों नहीं पहचान रहा। अरे मैंने कहा भैया आपकी फैन फॉलोइंग बच्चों में है, बच्चे रात को सो गए, ये उनकी फैमिली वाले हैं, मुझे जानते हैं बस। कह रहा हाँ तेरी बात भी ठीक है। तब जाके MTV की टीम आई, इनकी बिग बॉस वाली टीम आई, और उन्होंने कहा नहीं सर अंदर चलो, ये वो। अंदर जाके हमने अगले दिन माफ़ी मांगी कि भाई हमारी गलती है, हम कूदे इस तरह। राहुल भैया को एक बिग बॉस ने आइडिया दे दिया कि भाई आप एक पॉलिटिकल परिवार से आते हो, आपके शब्द भी बड़े वैल्यूबल होते हैं, अगर आप माफ़ी नहीं मांगोगे तो आपको शो छोड़ना पड़ेगा। कह रहा हाँ मैं माझा शब्द आहे, ऐसा कुछ कह के शो छोड़ के चले गए। अच्छा। फिर हम 3 लोग बचे, और जब तक घर में हम रहते थे तो मुझे निकालने के लिए राहुल भाई भी मुझे वोट करते थे कि मैं उनको निकालना चाहता हूँ। लेकिन जब वो घर से बाहर चले गए तो उन्होंने भी कहा कि भाई आशुतोष को वोट करो, उसको जिताओ। अच्छा। और 4 ने बोला होगा, भैया ने भी बोला, लेकिन तो इस तरह का सारा बिग बॉस का रहा। तो अभी आप किन से अभी भी कनेक्टेड है? सभी से हूँ। सभी से। मैं सबको पहले राम राम करता हूँ, किसी ने उसका जवाब दिया तो मैं डबल करता हूँ, वरना जयराम जी। आप लोग को कोई ऐसा ग्रुप नहीं बना कि रीयूनियन पार्टी करें या इस तरह से करें आपने अपने? उन पार्टियों ने तो बिगाड़ा ही था मुझे मैं बॉम्बे किसी को जानता ही नहीं था। वहाँ मिले कौन, राजा भाई। हाँ भोलेनाथ की जय, हम भी उनके साथ बिगड़ गए, पता है ये ड्रिंक एंड ड्राइविंग केस हो गए। अच्छा। राजा भाई के साथ थे। और मैं और किसी को जानता ही नहीं था। किसी को नहीं जानता था। अच्छा, वो अपने एग्रेशन के लिए बहुत फेमस है कि एग्रेशन में आ जाते हैं और थोड़ा वायलेंट हो जाते हैं, कितना सही है? नहीं, अगर वो ड्रिंक वगैरह होंगे तो आज हो जाएंगे, वरना तो बिल्कुल नहीं। वैसे सही है, वैसे ठीक है, उसमें ही है वो। तो वो नहीं आते, वो ड्रिंक आती है एग्रेशन में। Actually. मैंने तो भैया छोड़ दिया बिल्कुल। अच्छा, छोड़ दिया। मतलब जुमा वाली जो कहावत होती है ना 9 महीने वाली, वो पूरी हो चुकी है। तो अब तो हाथ में लगाऊंगा नहीं, एक ही फोकस है कि खूब काम करना है। अभी तो थोड़ा बालक को टाइम देते हैं, उसके बाद मुंबई निकल जाएंगे। तो उसके बाद होता है ना, कुछ रियलिटी शोज का होता है कि पहले रोडीज में आते, फिर बिग बॉस में, उसके बाद होता है खतरों के खिलाड़ी शुरू हो जाते हैं, ये खत्म होता है, तो फिर अब होस्ट करने की आपकी बात चल रही थी फिर? बस उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, बात चलती रही वो। अगर सूरज निकलता तो सब देख ही लेते हैं। और मुझे ये भी लगा कि यार
अगर उस वक्त अक्षय भाई थे इसके होस्ट, हम्म। और जिस तरह वो करते हैं, अबे बच्चे की जान लेगा, ये तो हम बचपन से हैं ऐसे, तो शायद कहीं ना कहीं ये दिक्कत आएगी। तो उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई ऐसी। तो अगर अभी आपको एज कंटेस्टेंट बुलाएं या कुछ करें तो आप ओपन हैं एक और रियलिटी शो के लिए, अगर ऐसा कुछ होता है? बिग बॉस के लिए तो चला जाऊंगा, अच्छा, और क्योंकि वहां जीत के भी आ जाऊंगा, ये भी गारंटी है। हाँ, ये आपका आइडिया चाहिए, जितने विनर्स हैं, जितने सीजन हो सबको चुके ले हैं, आएं। उनका एक होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई ऐसा रियलिटी शो हो उससे बड़ा हो तो जाने में मजा आता है, वरना रोटी तुम ढाबे से अच्छी खा ही रहे हैं। इस बार का जो बिग बॉस था उसमें आपने फॉलो किया, आपका फेवरेट कौन था? ऐसा है ना, मेरे पास उसमें कुछ सीखने का कुछ नहीं है, हाँ। तो मैं क्या फॉलो करूं और क्या देखूं। मम्मी पूरा देखती हैं, बिल्कुल मूर्छित हो गए, बिग बॉस पूरा देखेंगे। उनका फेवरेट कौन था? मैंने पूछा भी नहीं कभी कौन था उनका फेवरेट, भी ऐसा भी नहीं पूछा, और होगा जो भी होगा पूरा देखती थी। लेकिन वो तो आपको अगर लगता है कि अगर आप सलमान खान वाले बिग बॉस में होते तो क्या कैसे चीजें फर्क होती? देखो, सलमान भाई जिस तरह के मतलब है, बड़े दिल दिखा के चीजें करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा भी कर देते कि यार तू ऐसा कर, ये वाली चीज कर। मतलब उनकी पीठ पीछे तारीफ है। वो राजपाल भाई एक दिन किस्सा बता रहे थे कि मैं बहुत छोटे रोल के लिए गया था उनके साथ एक फिल्म करने, उन्हें इतना अच्छा लगा कि मेरा इतना बड़ा रोल कर दिया कि मैं राजपाल बन गया। अच्छा। तो उनके साथ ये वाली चीजें हैं। हाँ। और होता क्या है कि कोई ना कोई तो गॉडफादर होता ही है ना। यहाँ तो अपने ही फादर नहीं है, गॉडफादर तो छोड़ो, हम ही अपनी चीजें अपनी गलतियों से ही सीख रहे हैं। दूसरों को कहता हूँ कि भाई तुम मेरी गलती से सीख लो, तुम 10वीं दोबारा ना करना, मैंने तो कर ली है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ 11वीं, मैं भी 11वीं कर रहा हूँ, एक गलती दोबारा नहीं करूंगा। तो तुम लेकिन तुम्हारे पास पॉइंट है कि तुम मेरी गलती से सीख लो। अच्छा, आप इतना फेम मिला आपको और जहाँ भी जाते थे लोग पहचानते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि कंट्रोवर्सीज से आपका नाता जुड़ना शुरू हुआ, वो क्या कैसे था? अब कंट्रोवर्सी क्या हुई है? ये ड्रिंक वाली बस, और एक कौन सी? होटल, एक किसी रेस्टोरेंट में भी झगड़ा हुआ था आपके रेस्टोरेंट फ्रेंड पे के वही साथ। ड्रिंक वाली, वो फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ, फंसेगा कौन? मैं झगड़े में कूद पड़ता था। मैं वो तो विजनरी था नहीं कि यहाँ मुंबई में बड़ा डिप्लोमेटिक रहना है, कुछ है। कोई साथ के साथ झगड़ा हुआ, उसके मेन आदमी हम बन गए, क्योंकि न्यूज तो हमसे ही बनेगी हाँ, ना। हाँ, हाँ। और मजे की बात तो ये, इतनी तेज न्यूज थी, मैं ऑटो से घर तक नहीं गया, न्यूज मम्मी कह रही टीवी पे न्यूज आ रही है, तूने क्या कर दिया? मैंने कहा मैं बहुत ही तेज होगी न्यूज तो और वो एक और दो झगड़े हुए हैं, और वो आप ये भी तो देखो कितने साल पहले हुए हैं। हाँ, और लेकिन ये कि आज तक भी वो इंटरनेट पे आपको कोई सर्च करे तो घूमती रहती। तो आपने एक केस भी किया है हाँ, आपने? मैंने डाला है। मैंने कहा भाई इसको अगर आपको रखना है, कुछ न्यूज चैनल्स को मैसेज डाला, मैंने कहा अगर आपने बदनामगी से पैसे कमा लिए हो तो इसे हटा दें कृपया। कुछ ने हटाया भी, जैसे हेमंत भैया हैं, हेमंत शर्मा, मैं तो उनका सीधा नाम लूंगा। उनको एक मैसेज डाला था बस, उन्होंने अगले दिन अपने चैनल से, इंडिया टीवी में थे तब, या शायद किसमें था मुझे ध्यान भी नहीं है, हटा दिया था। बाकी किसी ने नहीं हटाया। मैं आपके माध्यम से आज भी कहता हूँ भाई साहब हटा दो, मुझे केस करना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी किसी ने नहीं हटाया। क्योंकि बाद में आपने और मैंने ये भी ड्रॉबैक देखा, जब मैंने राइट टू फॉरगेटन डाला, तो कुछ बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने उसे भी इस तरह दिखाया कि मैंने गलत डाल दिया। अच्छा। ये एक साहब हैं और जो मुझसे मिलते थे रोज, हाँ। खान मार्केट में बैठ के मेरे साथ कॉफी पीते थे, वो उस वक्त ऐसा बोल रहे हैं वहां पे। ये एक साहब है, इनका ये कहना है कि हटाओ। अच्छा। मैंने कहा वाह साहब, ये भी हमने आपको, चलो अच्छा हुआ यहाँ गौर से देख लिया। तो और ये मुझे एलएलबी करते हुए मेरे सामने आया था, मैंने एलएलबी की अभी। हाँ, हाँ। 5 साल आपने एलएलबी की भी पढ़ाई कर ली? हाँ जी, 5 साल एलएलबी इसीलिए तो पढ़ा नहीं कि हूँ। ये लोग फंसा देते अलग नहीं अलग नहीं, केसेस मुझे में। एग्रीमेंट पढ़ने नहीं आते थे। हाँ। जो इंडस्ट्री के एग्रीमेंट होते तो थे, आपने जैसे पूरा लॉ पढ़ लिया? बिग बॉस का एग्रीमेंट आया ना, उसे पढ़े कौन? पहले तो वो इंग्लिश में, और मैंने कहा पढ़ना तो वैसे ही नहीं आता तुझे, इंग्लिश भी नहीं आती। छोटा सा लिखा होता है। चलो छोटा तो मैं चश्मा लगा के पढ़ लूंगा, लेकिन उसका मतलब क्या ये नहीं समझ में आता था। हाँ। तो मैंने बिग बॉस में साइन करते हुए पूछा था, मैंने कहा भाई साहब इसको एग्रीमेंट को इसमें कुछ चेंज करा सकता हूँ? कह रहे नहीं, चेंज तो कुछ नहीं होगा। मैंने फिर साइन बताना कहाँ करने में, पढ़ मैं नहीं सकता, चेंज हो नहीं सकता, पार्टिसिपेट तो करना ही है। पार्टिसिपेट करना ही है। One sided। एमटीवी कह रहा है कि एमटीवी देखो, एमटीवी आपको रोडीज बना के ना
आपको मैनेज करने वाला वहाँ कोई नहीं है। मुझे बिग बॉस का ऑफर आ रहा है, MTV में कोई बात करने वाला ही नहीं है। और पैसा इतना सारा ले लिया, 30% कट करते हैं, प्राइज मनी में से 30% काट लिया था। वो लड़ के वापस आया MTV से, ले लिया आपने वापस। रिलेशन खराब हो गए। दिया क्यों तुमने? क्योंकि तुम्हारी गलती थी, तुमने रखा, वापस दिया। कोई मेरे लड़ने से दिया? जब मेरे पूरा पेमेंट वापस आया, मैं MTV गया, मैंने कहा सर आके आज यहाँ 4 गालियां और दूं आप, और आपसे 100 रुपये मांगू, दे दोगे? कह रहे नहीं। मैंने कहा सर फिर आपने मेरा ही पैसा दिया ना, और बुरा मैं हूँ आपकी नजरों में। तो अभी अगर फिर से MTV से कुछ ठीक होता है और आपसे कोई शो करने के लिए बोलते हैं MTV ने मुझे एक बार बीच में रोडीज के बॉस करके कोई वो शो बना रहे थे। अच्छा। 4-5 लोग हैं कि रोडीज के बॉस कौन है, मैं रणविजय, 4-5 लोगों का था। मैंने कहा भाई पेमेंट बताओ। कह रहे अरे भाई ये तो लॉ पढ़ लिए। मैंने कहा पेमेंट तो बताओ। कह रहे यार रणविजय ने नहीं मांगी। मैंने कहा रणविजय को शो दे रखा तुमने, कैसे मांग लेगा? उसकी हिम्मत है मांगने की। मैंने पेमेंट तो बताओ। भैया मैं तो इनसे एक अच्छा अमाउंट लेके ही मैंने इनके साथ शूट किया, मैंने नहीं किया। या अभी भी जैसे मुझे कोई कहता है सर हमारे उसमें आ जाइए, आपको इतना वो मिलेगा, क्या कहते हैं वो, आपको PR मिलेगी। मैंने कहा भाई तू मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर दे दे, PR तो मुझे ये चाहिए। सही बात है। क्योंकि मुंबई के PR वाले मुझे आगे जो एक्चुअली द थिंग इज और वो समझाते थे, मैं उनकी सारी सुनता था। सुनने के बाद मैं उन्हें ये कहता था, मैंने कहा भाई तेरी मैंने सारी सुन ली, अब मेरी एक सुन ले। डायरेक्टर्स बता कितनों से मीटिंग करा रहा है, काम नहीं चाहिए, चाय पी के आनी है, और अपने पैसे बता। इससे साफ बात कोई होती है? आज बताए कोई। अच्छा, इतने सारे लोग आपका इंटरव्यू करते हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट है, तो वो इंटरव्यू तो बहुत अच्छे से होता है, लेकिन जब उसका टाइटल देखो तो इस तरह से देखते हैं कि बिग बॉस के विनर अब आज ढाबा चला रहे हैं, मजबूर। हाँ, ढाबा चलाने पर मजबूर। कैसा लगता है आपको? दिल और दुखता ये है, ना, गुस्सा आता है? ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप तो खुद मीडिया से रही हैं जी। ये हर साल का एक सबसे नेशनल न्यूज, हर साल की नेशनल न्यूज है, हर थोड़े दिन पे पॉपअप होती है। हाँ नहीं, बिग बॉस आने वाला होगा ना नेक्स्ट ईयर, एकदम क्या कर रहे हैं बिग बॉस के विनर, वही फोटो, वही ढाबा। और वो एक लड़का आया था एक दिन कि भैया आप कुछ कुकिंग कर लोगे ना तो मेरा चैनल उठ जाएगा। मैंने कर ली, और मुझे तब भी कोई बुरा नहीं लगा। मैंने कर ली, आपने बड़े फन वे में करके मैं तो दिखा भाई तो मैं हुई ढाबे वाला, उसमें शर्म कैसी? वो तो उसमें आपका मजबूर काम है। कैसा? वो तो मेरा कर्म है। पहली बात तो पुश्तैनी काम है, चलता आ रहा है, मजबूर नहीं हूँ एक तो। हाँ। और दूसरी बात मैं उन न्यूज चैनल से पूछना चाहूंगा कि किसने आगे देखा आज तक, और उन न्यूज चैनल्स के ओनर से पूछना चाहूंगा भाई तुम इन्हें किस बात की सैलरी दे रहे हैं? किसी ने आके पिछले 5 साल में, जो भी जब से न्यूज चली आ रही है, किसी ने आके एक पिक्चर भी क्लिक की है वहां कि वो कर क्या रहे हैं यहाँ, या मुझे देखा भी है वहां, और बस चला आ रहा है। और पता नहीं किस बात की न्यूज चैनल सैलरी दे रहे हैं उन्हें। न्यूज चैनल्स में भी मतलब मैं तो रहा हूँ न्यूज चैनल्स के अंदर। बड़ा फनी किस्सा बताता हूँ न्यूज चैनल्स का भी। इसमें 3 तरह के लोग हैं। एक तो एक लेडी है जो है जेंट, जो भी मेल फीमेल ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहा है। जैसे एक लेडी एक दिन पूछ रही थी, ये इसने ओलंपिक में ये गोल्ड लाया है, ये नीरज चोपड़ा, हमारे देश में 140 पता नहीं 150 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बाद इतने कम गोल्ड क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा इधर आओ आप, मैं बताऊंगा आपको। उसने वैसे तो पहचाना नहीं कौन हूं मैं। अच्छा। मैंने भी थोड़ा और देसी में बोला, मैंने मैडम जी इधर आओ जरा, हम बताएंगे आपको। कह रहा हाँ बताओ क्यों आ रहे हैं इतने कम गोल्ड? मैंने जी आपका क्वेश्चन ही गलत है। कह रही क्यों? मैंने कहा चाचा बैठा 17 साल के 75 साल के अंकल बैठे थे। मैंने कहा सामने से बीड़ी का बंडल तो ला नहीं सकता, गोल्ड क्या लाएगा? तुमने इसे भी गिन दिया? 140 करोड़ में जितने दिव्यांग हैं सब गिन दिया तुमने, मेल फीमेल सब। मैंने कहा कोई स्टेडियम के आसपास भी ना गया हो, तुमने उसे भी गिन दिया। अब वो गुस्से में थोड़ा वो हो गई, कह रहे थे जितने भी हैं यो ही है, ये है, उसके बाद भी इतने कम क्यों आ रहे हैं? जितने भी लोग स्पोर्ट्स में है, इस तरह पूछा। मैंने अब भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत है। मैंने गोल्ड इंडिया में फालतू आ रहा है। कह रहे कैसे? मैंने कहा यहाँ ना आदमी अपने बच्चों को पढ़ा ले, अच्छी एजुकेशन दे दे, उसके लिए ना वही बहुत बड़ा गोल्ड है। और मैंने कहा अगर किसी गेम्स के लिए तैयार कराना है ना, आप ग्राउंड पे जॉब कर रही हो ना, आप नहीं अपने बच्चे को करा सकती, क्योंकि मुझे पता है आपका क्या पैकेज होगा। मेरे लेंटर हिल जाते हैं, दीवारें, बच्चे को कोचिंग कराने के लिए, उसे लाना ले जाना, कोचिंग कराना, सब फीस देना। मैंने कहा उसके बाद भी गोल्ड आ गई है, तो ये फालतू है।
आजकल ग्रेजुएशन की फीस उतनी नहीं है जितनी कि नर्सरी केजी की है, अगर आप दे रहा हूँ मैं, तुझे पता है जी। और मैंने कहा जो लड़के यहाँ से गोल्ड ला रहे हैं ना हमारे यहाँ के, वो दुबई से तो ला रहे हैं, मैंने टेंशन मत लो। फिर वो चिढ़ के इंग्लिश में बोलने लगी। मैंने कहा मैं आपसे इंग्लिश में कुछ पूछ लूंगा, आप वो नहीं बता पाओगी। एक तो ये रिपोर्टर हो गए, एक स्टूडियो में जो एंकरिंग कर ही रहे हैं, एंकर लिख ले रहे हैं टेलीप्रॉम्प्टर पे। इसमें सबसे अच्छा जो है ना, जो एक रूरल एरिया का रिपोर्टर है, मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद आया। उसे कोई मतलब नहीं, असाइनमेंट से फोन गया, असाइनमेंट से फोन गया, भाई वो न्यूज कवर करके लाओ। वो अपना एक लोंडे को लेके तार वार बांधी, माइक वाइक लिया और पहुंचा, तार लगाई, कैमरे में लगाई और सीधा पार्टी के मुंह पे, हाँ जी क्या मामला था, अब तुम बड़ सारी बात बताओ, ओके थैंक यू, निकल। उसे कोई मतलब नहीं है। मैं कहा तू सबसे अच्छा है, तुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हाँ जी क्या मामला हुआ, जो आपने बताया रिपोर्ट है, जनता तक उसने A to Z तू ही बता, सब तेरा ही तो मामला है। मुझे सबसे अच्छा लगा, कुछ पूछना ही नहीं। बाकी तो वहां मैं तो देखा है, एक दिन ये वल्गैरिटी पे पूछ रहे थे न्यूज वाले कि बिग बॉस में इतनी वल्गैरिटी दिखाई जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे। मैंने कहा जी आप मुझे ये बता दो वल्गैरिटी की वो डेफिनेशन क्या है। मैं एज ए मर्द कोई सीन देख रहा हूं ऐसा, तो मुझे अकेला, अगर मैं अकेला देख रहा हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे साथ बच्चा बैठा हो, मुझे आग लग जाएगी, मैं ही कहूंगा क्या भाई याद दिखा रखा है टीवी पे। तो वो तो किसी के बैठने से हुई वल्गैरिटी। सही बात है। तो वल्गैरिटी कहाँ से आई? वल्गैरिटी के साथ साथ उसमें वायलेंस बहुत आया, शायद डॉली बिंद्रा के टाइम से और के टाइम से, कमाल खान के टाइम से। हाँ। आपकी जो नेचर है, उस नेचर को आप या तो कम कर दोगे या बहुत ज्यादा कर दोगे या ज्यादा कर दोगे, उसका उल्टा आप नहीं कर सकते। कुछ लोग ज्यादा नहीं दिखाते थे जितना होता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं हूँ, मैं एक फनी नेचर का आदमी हूँ, मैं बिग बॉस के घर में गया तो मैं अपनी फनीनेस बढ़ा दूंगा या कम कर दूंगा, ये थोड़ी कि मैं झगड़े शुरू कर दूंगा। और जिनके आप नाम ले रही हैं, इनके बाहर के भी चरित्र देख लो, ये बाहर भी तो लड़ते ही थे, वहां इनके पास कुछ था ही नहीं, उन्होंने झगड़े बढ़ा दिए। जैसे मैंने अपनी नेचर में फनीनेस और बढ़ाया, पूरे दिन कुछ भी नहीं करना, मस्ती करूंगा। जैसे एमटीवी में अनमोल ने का एक डायलॉग अभी भी है नेट पे कि आशुतोष होते थे और वो हंसी मजाक करते रहते थे, तो वो इतना पता ही नहीं चलता था टास्क का, वो माहौल लाइट बना रहता था। तो मैं कहता हूँ कि जो आपकी नेचर है बिग बॉस के अंदर, उसको या तो आप अपनी नेचर को बढ़ाओगे या कम करोगे, उसका उल्टा कुछ नहीं कर सकते। फोन नहीं है, कुछ करने को नहीं है, तो आप फिर भाई मैं जो सड़क पे मस्ती नहीं कर सकता, बिग बॉस के घर में 24 घंटे बैठा हूं, तो मैं तो अपनी मस्ती ही बढ़ाऊंगा ना। पर बिग बॉस ने भी कहीं ना कहीं प्रमोट किया है वो लड़ाई झगड़ा, क्योंकि उनकी टीआरपी एकदम से बढ़ जाती, तो जितने अगर आप लड़ोगे ही नहीं, अगर आप लड़ोगे ही नहीं तो प्रमोट कैसे करेंगे वो। और लड़ना तो हमने अपने भगवान से सीखा है। शिल्पा मैम, एक दिन मैंने भी घर में गालियां दी थी खूब, तो शिल्पा मैम ने कहा कि आज आपने अपना टेम्पर लूज किया। मैं कहा नहीं शिल्पा जी, कह रहे ये जो गालियां दी, मैंने कहा ये तो मैंने अपना टेम्पर आज यूज किया है, आप कैसे कहते हो कि लूज किया। कह रहे यूज करना क्या होता है। मैंने भगवान श्री राम ने किया, मारा ही है ना, जब गुस्सा आया तो फिर मारा ही ना। भगवान श्री कृष्ण ने किया, गुरु नानक देव जी ने किया, तो सबने अपना टेम्पर यूज किया है, और मैं भी तो उन्हीं का अंश हूं। कह रही भगवान से डरो, मैंने उनसे प्यार करो, डरना काहे का है। अच्छा, आपने कोविड के दौरान शादी की अपने टेरेस पर, वो क्या किस्सा था, क्योंकि वो कहाँ से हैं आपकी वाइफ, थोड़ा सा क्यूरोसिटी रहती है। देखो ऐसा होता है, मम्मी मुझे बार बार कहती थी शादी कर ले, मुझे आप इसका आंसर भी देना, मैं आपसे भी पूछूंगा। हाँ। तो मैं मम्मी को मैंने क्या करूं शादी करके, अरे तेरा वंश कैसे चलेगा। मैंने कहा क्या मैं डायनासोर का वो आखिरी अंडा हूं, अगर मैं धरती से चला गया तो धरती से डायनासोर विलुप्त हो जाएंगे। अरे मैंने ही आके क्या उखाड़ लिया है यहाँ। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की, तेरा वंश कैसे चलेगा। अबे तू है कौन है तू भाई। मतलब इतनी बड़ी गलत फहमी लोग पाले बैठे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे भी पूछूंगा, मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, तू है कौन भाई तो तेरा वंश चलेगा। जैसे हम इतिहास में पढ़ते थे, कुषाण वंश, मौर्य वंश, फलाना वंश, तो ये सोचते भी इस तरह हैं, मैंने क्या उखाड़ लिया आगे यहाँ। लेकिन ये सब बातें लॉकडाउन में और ज्यादा हो गई। तो म्यूचुअल में जानने वाले थे, वाइफ अलीगढ़ से हैं। अच्छा। तो मैंने सीधा ही पूछ लिया था, मैंने कहा जी अगर आपसे शादी करनी हो तो उसके लिए क्या करना होगा। कह रहे इतना साफ तो किसी ने पूछा नहीं। मैंने कहा फिर साफ साफ बता दो, कभी ये सौदागर चले जाए, ज़्यादा देर रुकते भी नहीं है। तो लॉकडाउन में ही छत पे बैठ के हमने शादी कर ली थी। शादी का रिजल्ट अब 4 साल का तो हो गया है। अच्छा। हाँ जी। तो
आपकी वाइफ आपको देखती थी बिग बॉस में या रोडीज में? आप अच्छा, इग्नोरेंस भी एक तरह से अच्छा रहता है कि इग्नोरेंस वो- नहीं, हाँ। वो बैंकर आदमी, उन्हें आज भी हमारे काम से कोई मतलब नहीं है। अच्छा वो तो अपनी बैंकिंग उसी में रहते हैं। अच्छा। हमें उनके काम से कोई मतलब नहीं है, उन्हें हमारे काम से कोई मतलब नहीं है। तो देखा भी नहीं होगा कभी। वो तो जब बाद में बताया कि इस तरह से कर चुका है लड़का, ऐसा ये है। और मैं नोएडा ही शिफ्ट हुआ था मुंबई से, तब अच्छा, कुछ टाइम न्यूज़ चैनल्स में ही काम कर रहा था यहाँ पर। अभी भी नोएडा में है आप? हाँ जी हूँ, अब तो नोएडा, सहारनपुर और मुंबई तीनों जगह ट्रैवल रहता है। कंटेंट बनाने हर हफ्ते अपने शहर चला जाता हूँ, होम टाउन। उस टाइम पे मूवीज का और टीवी सीरीज का दौर था, लेकिन अभी अगर इस समय की बात करें तो ओटीटी बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो अगर वहां से कोई ऑफर आता है या आपकी कोई ऐसे आने वाला कोई प्रोजेक्ट? देखिए मैम, ओटीटी या मैं उस टाइम से बताता हूँ। देखो, आज़ादी की वैल्यू ना उसको पता है जिसने गुलामी देखी हो। राइट। मैंने अगर मुंबई स्ट्रगल की होती तो मुझे पता होता कि भाई तुझे ये चीज़ तो मिली है और अब तुझे इसको ऐसे यूज़ करना है। आप तो ऑलरेडी स्टार थे जब मुंबई गए। मैं शायद इंडिया का पहला आदमी हूँ जो नेम फेम लेने के बाद मुंबई जा रहा हूँ उल्टा, क्योंकि रोडीज इधर ही हुआ, थाईलैंड मलेशिया हुआ, मुंबई कोई मतलब नहीं था। बिग बॉस जो गया तो लोनावला में जाके बैठ गया, मुंबई से कोई मतलब नहीं था वहाँ। विनर बनने के बाद पता चला है भाई ये तो, तब मुंबई आता हूँ। और तब एज एन एक्टर कुछ नहीं आता था, क्या करूँ, सीखना शुरू किया। एक टीचर के पास गया, वहाँ बच्चे हंसते थे। अच्छा। मैंने कहा सर आप ऐसा है, आप मुझसे कुछ नहीं पूछोगे और मुझे घर आके सिखाओगे, अपनी फीस बताओ। घर आके सिखाने लगे तो मुझे वो भी समझ नहीं आया। जैसे एग्जांपल, मुझे बचपन से ना स्मॉल डी और स्मॉल बी में बड़ा दिक्कत होती थी। स्कूल में पिटता था, घर पे भी पिटता था। डी और बी नहीं बना, भूल जाता था, इधर बनेगा उधर बनेगा। डॉक्टर के पास ले गए, हाँ, ये साइकोलॉजिकल डॉक्टर ने कह दिया बीमारी है, कुछ कह दिया। पापा हमारे ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे लेकिन कढ़े हुए बहुत थे। तो एक दिन पापा के सामने जब ये बात आई तो मुझे कहने लगा, ओए इधर आ, तू दाल किस हाथ से खाता है? मैंने कहा इससे सीधे हाथ से खाता हूँ। क्या देखिए हमेशा डी बनेगा और ये तेरा दायां, और जिससे नहीं खाता वो बी बनेगा, तेरा बायां। अच्छा, हो गई बीमारी दूर। समझ। आज भी मुझे डी लिखना है तो मैं देखता हूँ, लेकिन सामने वाले को नहीं पता। और बीमारी तो वही होती है सामने पता चलती हो, जो पता ही नहीं चली वो काहे की बीमारी। राइट। तो जब मुझे एज एन एक्टर कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं एक दोस्त को असिस्ट करने गया कैमरे के पीछे। जैसे ही कैमरे के पीछे से मैंने वो देखना शुरू किया सामने वाला आर्टिस्ट क्या कर रहा है, फिर समझ आया। A to Z समझ में आया। और कॉन्फिडेंट तो हम शुरू से ही थे, मतलब हाई तो रहते ही थे, ओवर तो नहीं होते थे, हाई तो रहते थे। हाँ जी पूछो क्या पूछना है। तो वो वहाँ उसमें यही चाहिए था, मुझे बेसिक नहीं पता था कि कहाँ तू लेंस से बाहर हो रहा है, कब क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें नहीं पता होती थी। और कैमरे के पीछे देख के बड़ी जल्दी सीख गया। तो जैसे शेखर कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे अभी तक याद है, कि मैंने अच्छी फिल्में देख करके नहीं सीखी अच्छी फिल्में बनाना, मैंने बुरी फिल्में देख करके अच्छी फिल्में बनानी सीखी कि क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो शायद आपने भी कैमरे के पीछे रह करके और लोगों की गलतियों को देख करके आपने समझा कि ये इस तरह से एक्टिंग करनी है। नहीं, गलतियों को भी नहीं देखा मैंने, ना खूबियों को देखा। मैंने तो सिर्फ लोगों को देखा है कर क्या रहे हैं, और उससे मुझे बेसिक पता चल गया। अरे यार ये तो ये होती है एक्टिंग। अच्छा, मुझे थिएटर की एक्टिंग बड़ी इजी लगती है। किया है आपने थिएटर या एक बार किया था, पेट दर्द हो गया था लोगों के हंसते हंसते, मैंने इतना हंसाया था। लेकिन मैं चाहता नहीं वो करना थिएटर भी। आप क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? एक तो पहले बात तो मैं कोई प्लान ही नहीं बनाता हूँ। अच्छा, फ्लो के साथ साथ। और कोशिश करता रहता हूँ ये कर लूँ। जैसे आज मैं मोस्टली जो काम कर रहा हूँ सब रेंटल कर रहा हूँ, या वो काम कर रहा हूँ जिसमें कोई दूसरा उस काम का मास्टर है, उसके साथ पार्टनर हूँ। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लैपटॉप लेना था तो मेरा काम स्क्रिप्ट लिखने के लिए मेरा काम 20-25 हज़ार रुपये के लैपटॉप में चल जाता। मैं लाया 1,70,000 का, वो रेंट पे तो जाता है। अच्छा। मुझे कार लेनी थी तो मैं प्राइवेट नंबर नहीं लाके टैक्सी नंबर लाया हूँ। पूरा बिजनेस माइंड है आपका। नहीं, मैं तो फ्री रहूँगा ना। हाँ, रेंटल चल रही है, वो भी घूम रही है। हाँ। और मुझे भी ले जानी होती है, मैं भी उसे उठा के ले जाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। और मतलब इसी तरह। और जैसे बालक का बर्थडे किया तो 10-15 किलो पनीर बच गया घर पे। मम्मी कह रही इसका क्या करूं, मैंने सोसाइटी के ग्रुप में डाल दिया, डेली 10 किलो पनीर बेच देते हैं हम। तो मैं इनको इतना प्राउडली बता रहा हूँ, हाँ। भाई काम तो सारे ही अच्छे हैं। काम तो काम है, राइट। और
मैं खुद कह रहा हूँ, मैं अपनी टैक्सी नंबर गाड़ी मैं खुद लेके चला जाता हूँ कितनी बार, कहीं भी घूम, मुझे जाना हो कहीं भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने, तू मुझसे प्यार कर या नफरत कर, इग्नोर मत कर। कहते हैं लव एंड हेट वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यू कैन लव यू कैन हेट बट यू कांट इग्नोर मत कर भैया। तू मेरे बारे में बोल, लिख, कुछ भी कर, ये मुझे चाहिए हर। मीडिया में ये भी है कि नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, पब्लिसिटी होती रहनी चाहिए, न्यूज़ में बने रहना चाहिए, तभी शायद। नहीं, मैं उस मानसिकता को नहीं मानता कि न्यूज़ में बने रहना चाहिए। कोई बना रहा है बनाता रहे भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ सामने से। आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड वाली चीज नहीं है। जनता की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। होने तो अपने रिश्तेदार भूल जाते हैं। हाँ। तो उससे मुझे क्या मतलब है, जनता की मेमोरी कुछ करूंगा, जनता की मेमोरी फिर वापस आ जाएगी। अच्छा इसने ये किया, कनेक्ट आ जाता है, कनेक्ट आ जाएगा। तो कोई भूल जाए तो उसे गलत थोड़ी कहना चाहिए, शॉर्ट होती है। उनके अपने 10 फजीते हैं जिंदगी के, अब वो ये थोड़ी मुझे याद रखेंगे। मुझे पता है आज मुझे वो याद रखता है जो आज कम से कम 35 साल का होगा, उसको पता होगा मैं कौन हूँ। अब नए बच्चे से क्या उम्मीद रखूंगा, उनकी ना तो शॉर्ट है, वो खुद ही इतने शॉर्ट थे कि उन्हें पता ही नहीं, Gen X, उन लोग को कुछ नहीं पता है, उन्हें पता ही नहीं है कौन था। अब आज बच्चे से पूछ लो पृथ्वीराज कपूर कौन थे, महान एक्टर हैं, बता दे कोई बच्चा कौन थे। सही बात, तो जब इतने बड़े बड़े लीजेंड को लोग भूल जाते हैं, सही बात है। अगर उन्हें हिस्ट्री में पढ़ाते तो याद रखते, कहीं हिस्ट्री में भी नहीं पढ़ाया जाता। इवन मैं तो ये नहीं मानता दादा साहब फाल्के भी पढ़ाए जाते हैं कि हिस्ट्री में नहीं पढ़ाए जाते, कईयों जो को नहीं पता इस है, हाँ। फिल्म इंडस्ट्री को लाए थे। तो लोग भूल जाएंगे, वैसे ही बादाम नकली आ रहे हैं, आदमी भूल ही जाता है, खा के भूल जाता है। तो अब हम आपको ऑन स्क्रीन कहाँ पर देखेंगे, क्योंकि फाइनेंशियली तो आप सॉर्टेड हैं, कई चीजें चल रही हैं। रोटी बढ़िया चल रही है जी, बोटी में खाता नहीं हूँ। और फाइनल, अच्छा एज एन एक्टर अभी एक मूवी आई थी वनवास, जिसमें नाना पाटेकर थे और अनिल शर्मा सर डायरेक्टर थे, उत्कर्ष उन्हीं का। वो ये 28 दिसंबर को लास्ट ईयर रिलीज हुई थी। अच्छा। उसमें मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया है, और एज अगर वो Z5 पे आप देख सकते हैं। अच्छा। दूसरा वेव्स, प्रसार भारती का वेव्स OTT पर अभी एक वेब सीरीज आई है मेरी, प्रतिशोध के नाम से। अच्छा। उसमें नेगेटिव पुलिस वाला बना हूँ, और आप वो भी देख सकते हैं। ये तो अभी अभी किए हैं। कौन से एक्टर्स हैं उसमें? उसमें मोस्टली तो ये हैं जिनका एक पैर, मैं नाम बोल रहा हूँ, इनका एक पैर नकली है ना, वो लेडी हैं। अच्छा, सुधा चंद्रन। सुधा मैम है, और ऐसे ही थिएटर के और लोग हैं। झांसी की रानी की एक लड़की है जो लीड करती है, मुझे नाम भी नहीं पता होते। अच्छा। अजय पन्नालाल उसके डायरेक्टर हैं, बहन होगी तेरी जिन्होंने फिल्म बनाई थी। अच्छा। तो ये वेव्स पे OTT पे नेगेटिव पुलिस वाला बना हूँ। बाकी तो सूरज निकलेगा। और एक बार एक सहारनपुर में पत्रकार पूछ रहा आपकी कौन सी फिल्म आ रही है, मैंने कहा भाई अभी 250 फिल्में आ रही हैं। कह रहे कौन सी है, मैंने कहा रुक जा 10 मिनट बाद फोन कर ले बताता हूँ। 10 मिनट बाद में सहारनपुर से नोएडा के लिए निकला, जो बोर्ड पे कहीं भी लिखा आ रहा है मैं उसे नाम बता रहा हूँ, वो लिख रहा है और अगले दिन अखबार में छाप रहा है। ऑथेंटिसिटी जांचने का आजकल रह नहीं गया है, बस। एक दिन वो मुझे पता नहीं था, कोई कॉल आया, सर मैं हिंदू से बोल रहा हूँ। मैंने बोल भाई मैं भी हिंदू बोल रहा हूँ। कह रहा क्या मतलब, मैंने बता भाई मैं भी हिंदू हूँ। कह रहा हिंदू न्यूज़पेपर, मैंने मुझे नहीं पता। कह रहा सर बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है। मैंने कहा ऐसा है, नोएडा में सेक्टर 100 में रहता हूँ, मेरी सोसाइटी में किसी के यहाँ दिखा दे वो आता हो तो। अच्छा। तो बड़ा कैसे हुआ? तू मेरी सोसाइटी में दिखा तो दे। कह रहा सर आप किसी से पूछ तो लो। मैंने, मुझे पूछना क्यों है किसी से, ये बहस चल रही है। मैं तो अच्छा ये बता भाई तुझे चाहिए क्या? कह रहा वो एक्सक्लूसिव फोटो चाहिए, हम नेट वाली यूज नहीं करते। मैंने आ रहा हूँ भाई 2-3 घंटे में पहुंच जाऊंगा, ले लिए तू। वो वेट कर रहा था, मुझे बाद में पता चला कोई बहुत ही बड़ा न्यूज़पेपर है। हाँ, हिंदू तो काफी अब ऐसा है रिप्यूटेड ना, न्यूज़पेपर। अब कोई चीज बड़ी है जब हमें उसकी नॉलेज ही नहीं, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है ना फिर। सही बात है। अब एक बच्चे को आप 1 करोड़ रुपए दे दो, क्या करेगा वो? फेंक देगा, खेलेगा, फाड़ फूड़ के फेंक देगा। तो चीजें टाइम पे मिल जाए बहुत अच्छा है, लेट मिल जाए तब भी अच्छा है, पहले ना मिले। जैसे मुझे मिले बिग बॉस रोडीज, पहले मिल गए। आपको लगता है कि अभी होता तो आप उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते बड़े थे? अच्छे से, बड़े अच्छे तब बड़े आप इनोसेंट थे, रॉ थे, तो लोगों ने काफी बेवकूफ भी बनाया आपको। नहीं बेवकूफ तो नहीं, मैं खैर बना हूँ, लेकिन हाँ मैं ना सीधा जवाब बहुत दे आता था। जैसे अभी मैं राइटिंग कर रहा हूँ तो मैं वो सीधे जवाब, राइटिंग एज ए राइटर कहीं जाता हूँ तो सीधे ही जवाब देता हूँ। एज एन एक्टर मैं भी बड़ा बाबूजी, अच्छा, तुरंत पुत्र बन जाता हूँ, पुत्र काके वो बन जाता हूँ। और जी ये एज एन एक्टर तो ये हूँ मैं। एज ए राइटर आज भी वही देसी आदमी हूँ। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर ने कह दिया यार तेरी बड़ी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, मैंने फिर टोकन दो,
यार मैंने टोकन दो भाई, जब काम तुम शुरू अच्छी कह रहे हो इसे रखोगे ना, हाँ बताओ कैसे करोगे। अब जो वो अटकता है, मैं लास्ट में यही कह के आता हूँ, मैंने सर इसे चोरी कर लेना अगर आपको ज्यादा पसंद आ रही है, लेकिन बना जरूर लेना। बना लेना। अब इससे साफ बात क्या होगी, वहां करता हूँ। तो अभी आप अपने लिसनर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? लिसनर्स को तो मैं ये कहूँगा भाई, चीज़ों को देखो, गौर से देखो, पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये जिंदगी एक शेर की सवारी है, और अगर नज़र हटी तो वही शेर तुम पे भारी है। एक ही शेर लिखा था, इसके बाद पेन तोड़ देता, मैंने कहा और शेर लिखने की जरूरत नहीं रही। बहुत बढ़िया शेर है। तो आशुतोष हमारे इस पॉडकास्ट में आए और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आप अपनी बातें रखते हैं, और आज भी आपने वही किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अच्छा, जो बच्चे मुंबई जाते हैं मैं उनके लिए भी कहूँगा, मेरे होम टाउन के बच्चे मुंबई, जब मैं होम टाउन वापस आता था तो उनकी मम्मियाँ बैठी हैं, देखिए क्या हो गया, अरे यार, अरे आशू हमारे वाला तो मोनू वहाँ पिछले 12 साल से है, उसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैंने अच्छा, तो मैं जाके उस मोनू के पास ही रहा एक बार, मैं देखूँ तो इस मोनू का हो क्यों नहीं रहा है। देखो इसमें उसको तो हटा देते हैं जो मतलब वहाँ जाके भी हरामखोरी कर रहा है, उसको हटा देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल है, जो सुबह अपनी डिक्शन कर रहा है, पार्कोर, जिम्नास्टिक, ये वो, सारे दिन डांस वांस जिम विम सब चल रहा है जिसका, मैं देखा जाके, मैंने कहा ये आदमी फेल क्यों है। भाई साहब वो मैंने देखा, वो एक डायरेक्टर को मैसेज डाल रहा है, एक रटा रटाया, सर प्लीज गिव सम टाइम इन योर प्रीशियस लाइफ, आई रियली अप्रिशिएट, ये वो रटा रटाया मैसेज डाल दिया भाई साहब ने। डालने के बाद पहली बात तो जवाब आता ही नहीं, जवाब आ गया उधर से, कुछ बड़े पिनैकल वर्ड्स के जवाब आए, तो भाई साहब ने वो डिक्शनरी खोल रखी है, इसका मतलब क्या है वो समझ ही नहीं आ रहा है। अबे मैंने कहा पागल, तू इसमें सीधी हिंदी में बात रख लेता, और ये चीजें कर लेता, और चलो फाइनली मीटिंग भी तुम्हारी लाइनअप हो गई। अब ये जाके वहां बैठ गया, अब ये इसे यही नहीं पता मुझे एग्जिट कब लेनी है। और जब सामने वाले आदमी ने कहा अच्छा भाई तुझे बताऊंगा यार, चल बताता हूँ तुझे, तो वो जिंदगी में नहीं बुलाएगा। सही बात। अभी जब तेरी बात पूरी हो गई, सर मुझे आज्ञा दे, मैं चलना चाहूंगा जी, निकल जा, ये बैठा ही रहता आदमी को। मैंने इनकी चीजें कम कराई, आज अच्छे अच्छे लीड शो कर रहे हैं लोग। अच्छा, तो बताओ, मैंने कहा इन्हें व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, बाकी ने सारा ज्ञान था। हाँ। आजकल तो लोग एआई से भी पूरा मैसेज बना के नहीं, मैसेज बना दे। देखो ज्ञान पता क्या है, आप कितने कुशल हो, कितने व्यवहारिक हो। मैंने एक रैपिडो के बाइक के ऊपर एक वीडियो बनाई अभी, तो मैंने 4 दिन पहले रैपिडो बाइक चलाई एक लड़के से मांग के। अच्छा। मैंने कहा देखो तो इनकी प्रॉब्लम क्या है, तब बनाई वो वीडियो। जो एक लड़की ने मुझे कहा कि अपने ऐसे घुमाने के चक्कर में अपने पैसे बनाते रहते हो, हमें गोल गोल घुमाते रहते हो। मैंने कहा मैडम हम 2 तरह चलते हैं, एक तो ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है YI। कह रही YI क्या? मैंने यूर इंटेलिजेंस, तुम बताती ना कहाँ से जाना है। कह रही ज्यादा मत बोलो, ये वो पढ़े लिखे तो हो नहीं, यही तुम्हारी अनपढ़। मैंने कहा तुमने पढ़ के क्या कर लिया? मैं जहाँ से आपको पिकअप किया वो PG में से किया, तुम पे अपना फ्लैट तो लिया नहीं गया यहाँ, और जिस IT में जॉब कर रही हो ना, मैंने कहा प्रोजेक्ट नहीं होगा तो बेंच पे हो। तो आपको पहचानती नहीं थी, आप रैपिडो वाले बन गए। हाँ, मैंने प्रोजेक्ट ना हो तो बेंच पे हो, और कब बेंच से बाहर आ जाओ। कह रही तुम्हें कैसे पता ये? मैंने कहा जहाँ हमारी शादी नहीं हुई, बारात में तो हम भी गए थे वहाँ। तो मैंने व्यवहारिक ज्ञान आपको नहीं है भाई, व्यवहारिक ज्ञान ही तो नहीं है, आप मुझसे इस तरह बात कर रही हो। और मैंने कहा जाओ जल्दी चले जाओ, पढ़े लिखे आदमी हो, तुम्हें अंगूठा भी लगाना और सैलरी कट जाएगी। तो नौकरी के तो 9 काम है, 10वां यस सर है। तो व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को आपके माध्यम से कहूँगा, व्यवहारिक बने बस। जी जी। और आपने बहुत सारे, जैसे ड्रंक एंड ड्राइविंग के केस के बाद आपने बहुत स्कूल्स में जाकर और बहुत ऑर्गेनाइजेशन में जाके उसके लिए बेकार है, बात ही ना करो, बात ही ना करो उसकी। कोई मीडिया के लिए उसमें मसाला ही नहीं है, तो उसके क्या वो कोई किसी ने बताया भी नहीं। तो हम चाहेंगे कि आप एक और बार अपील करें कि मैं तो स्कूलों में जाके कहता हूँ, मैंने कहा भाई मेरे साथ ड्रिंक एंड ड्राइव हुई है, आप मुझसे सीख लो, आप मत करना। और आपकी ड्रिंक एंड ड्राइव से शायद उसको दिक्कत पहुंच जाए जो बेचारा सड़क पे सो रहा होगा, उसने ड्रिंक भी नहीं की होगी, उसके पास रहने को घर नहीं था, आपकी वजह से वो आप ही गाड़ी के नीचे आ गया। सही बात है। तो मैंने कहा आप मुझसे सीख लो, मेरे साथ ड्रिंक एंड ड्राइव हुई है, और मैं सजा भुगत के, जुर्माना भुगत के सब आया हूँ। मैंने कहा बस आप मत करो ये। अच्छा, एक और आपकी सजा के लिए बहुत होता है कि आशुतोष कौशिक जेल गए, उनको सजा हुई, तो ये भी मैं चाहूंगी आप क्लैरिफाई कर दें कि आप सिर्फ सुबह से शाम तक थे कोर्ट में, राइट? मुझे एक आ गया था कि जब तक कोर्ट ना पूरी हो जाए तब तक आपको यहीं कोर्ट में ही रहना है। हाँ। अब उसका उन्होंने जेल बना दे। क्या बोलूँ बताओ, बना दो। और
मैंने उसके खिलाफ केस भी लड़ रहा हूँ, देखो अच्छा, ऐसा नहीं लड़ता हूँ, चीज़ों को जायज़ बात पे लड़ जाता हूँ। अपनी लॉ का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं आप। हाँ, अपनी लॉ को हाई कर रखा है भाई। और अब तो ये है कि जहाँ भी रहूँगा वहाँ की बार काउंसिल का मेंबर रहूँगा अरे वाह, और लोगों को फ्री अच्छा, चीज़ें करूँगा, एज ए लीगल एडवाइस फ्री ही दूंगा, उनके केस भी फ्री लड़ूंगा, क्योंकि मुझे तो ज़रूरत नहीं है ऐसी, किसी को ज़रूरत होगी उसके काम आ जाऊँगा। और अपना तो ढाबा डोबा ठीक चल रहा है। एक दिल्ली में सलून खोल रखा है भाई, आना, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, क्या हेयर नाम है? डेक्सटेरिटी के नाम से। है, हेयर डेक्सटेरिटी। मैं तो आदमी वो हूँ, सड़क पे बैठ के आज भी शेव सड़क पे ही कराता हूँ। अच्छा, अपना टॉवल ले जाता हूँ, क्रीम व्रीम सड़क पे ही करा, क्यों नोएडा Seriously? अरे भाई नोएडा से कौन जाएगा। हाँ, और पूछते हैं मेरे जीजा, उसमें मेरे पार्टनर है, कह रहे आप शेव कहाँ करा के? मैंने कहा आज मैंने इटालियन शेव करा। ये कह रहे कहाँ? मैंने वहीं ईंटों पे ही, घर के नीचे ही। तो वहाँ कौन जाएगा सलून पे इतनी दूर? हाँ, भाई नोएडा से क्यों जाऊँगा मैं स्पेशल शेव कराने? हाँ, लेकिन बड़ा सोफिस्टिकेटेड खोला है हाँ, और बहुत अच्छा, मतलब अच्छे क्लाइंटेज जी, बड़ी एलिट क्लाइंटेज वाला इस तरह का बनाया कि काम करो तो फिर ऐसा ही करो। बाकी ढाबा ठीक चल ही रहा है। ऑल द बेस्ट। परसों तरसों भी ढाबे में रोटी बना रहा था खड़ा मैं। अच्छा, पता नहीं कोई मीडिया वाला क्यों नहीं आता उस दिन। हाँ, मैं तो बुलाया भी एक दिन, मैंने आप आ जाओ सब भाई। कर रहे हैं और फुल ऑन अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जब जो आ रहा है करते जा रहे हैं। अभी मैं एक इवेंट में गया, देखो मजे की बात, और मैं बड़ा प्राउडली बोलता हूँ। हाँ, एक इवेंट पे गया तो ये था इधर इंदौर, हम्म, कहने लगे भाई साहब आप आ जाइए कैब करके, आपको हम पे कर देंगे। मैंने हाँ बिल्कुल करो। मैं अपनी टैक्सी ले गया, अच्छा, एक दोस्त को साथ ले गया, ड्राइवर भी हटा दिया। हाँ, मैंने घूमते हुए जाएंगे, आते भी जाते भी बुला बुला की सवारी भी बिठा ली अपने। तो बड़ा प्राउडली बोल रहा हूँ, देखो खुलेआम बोल रहा हूँ। और शायद कोई बोलते हुए हिचकिचाए, मैं उसे गलत नहीं कहूंगा, वो शायद उसमें नहीं है कंफर्ट, मैं तो ऐसे कंफर्ट हूँ। और 2-4 सवारी तो बीच में हमने पैसे भी नहीं लिए, झक मारते हुए गए। और अब सोच रहा हूँ एक ऐसा चैनल बनाऊं कि जो भी पैसेंजर बैठा हो उससे बातचीत करता हुआ इस तरह का हाँ, टैक्सी बहुत वाला कुछ करूं, सोच रहा हूँ अभी। व्लॉगिंग करिए, बहुत उस तरह की, इंटरेस्टिंग। हाँ, मतलब 2 पैसे भी आ रहे हैं, कंटेंट भी आ रहा है, और क्या चाहिए। हाँ, तो उस तरह का प्लान कर रहा हूँ। बाकी यूट्यूब चैनल पे देख लेना भैया मुझे क्या काम आता है। और अब तो एक्टिंग भी बहुत बढ़िया करने लगे आप। पता नहीं जी, देखो अब कहीं मुंबई वाले जब बुलाएंगे, वो जब दिखेगी तब उन्हें पता चलेगा कि भाई क्या करने लगा हूँ। तो आपके स्टार्स जब मेहरबान होते हैं तो बस आपको पुल कर लेते हैं। मैं नहीं मानता जी स्टार्स को, ज्योतिष को। हम्म, सूरज की रोशनी 8 मिनट में आती है, जो हमसे कुछ लाइट ईयर दूर है। और तारे तो पता नहीं कितने लाइट ईयर दूर हैं, उनकी रोशनी शायद कई महीने में नीचे आती होगी। और तारा मूवेबल होता है, पता लगा तारा तो चला गया, रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो हम क्या देख के बता रहे हैं वो तारे। मैं नहीं मानता जी, सही डायरेक्शन में की हुई मेहनत को मानता हूँ। ये जो आप अंगूठी कर रहे ये हैं सिर्फ इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मम्मी को अच्छा लगता है, ये पहना, उन्होंने पहनाई है। मैं नहीं मानता इसको भी, ओपेल है। पता ही नहीं क्या है, मैं नहीं मानता इसको। हाँ, लेकिन मम्मी के लिए। उन्होंने कहा ये पहन ले, मैं पहन लेता हूँ, ये अच्छा, पहना मम्मी दिया। का क्या रिएक्शन था जब आप जीते और इतना नेम तो फेम हो रहा भैया है? 3rd भी आ जाए तो खुश हो जाती थी। अच्छा, भाई माँ ये तो चाहती है मेरा बेटा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा बने। उसके पीछे जीजाबाई कौन बनेगा भैया, वो तो माओ को ही बनना है। या कोई बात हो जाए, हाँ मानो चल अंदर। तो माँ ये तो चाहती है बेटा स्पार्टन बने, उसके पीछे माँ भी तो बन वैसी। तो अब जैसे मैं पूजा पाठ करता हूँ तो ये मुझे मम्मी ने बिठा बिठा के कि प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम तु विनायकम भक्तवासम स्मृतमायु कामार्थ सिद्धे प्रथम वक्रतुंडम एकदंतम द्वितीयकम तृतीय कृष्णपिंगाक्षम गजवक्तम चतुर्थकम, इस तरह कंठस्थ है। तो ये मेरी माँ ने मुझे बिठा के सिखाए हैं। ओम सती साध्वी भप्रीता भवानी भमोषणी आर्या दुर्गा जय चादा त्रिनेत्रा शूल धारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंड घंटा मातपा मनोबुद्धि अहंकारा चित्त रूपा चिता चिति, माँ ने सिखाया, मतलब मैं भी नहीं चाहता था। नमामीशम शमिशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजे, सब मम्मी ने सिखाया। वरना मैं तो चाहता नहीं था इसको, बिठा बिठा के रटा रटा के सिखाया। कहीं ना कहीं उससे ईश्वर कृपा भी बनी हुई है। तो माएँ तो सिखाती हैं, गलती निकाल देंगे पापा की, देखो जी तुम्हारा ही हो गया। अरे भैया तुम्हें ही सिखाना है घर में, ज्यादा टाइम तुम ही देती हो बच्चों को। राइट, तो आज क्यों नहीं आते बच्चों को मंत्र, क्यों मम्मी सिखाती नहीं। बच्चा तो मैं भी वही हूँ जो सीखना नहीं चाहता था, बोरियत लगती थी, लेकिन पकड़ पकड़ के एक एक लाइन रटवा दी। तो माओं का ही कर्तव्य ज्यादा होता है कि
वो बच्चा एजुकेशन सिर्फ जॉब सिखाती है, हंटिंग जॉब तो है ही नहीं। संस्कार तो घर से आते हैं। घर से आते हैं, एजुकेशन सिर्फ जॉब हंटिंग सिखाती है। ढूंढ हंटिंग करते रहो, मिलेगी है नहीं। सही बात है। एक आया मेरे पास लड़का गोल्ड मेडलिस्ट, कह रहा भैया होटल मैनेजमेंट में गोल्ड मेडल लिया है, मैं अब जॉब करूंगा। मैंने कितनी चाहिए? कह रहे 50,000 की। मैंने पकड़ ढाबा, 50,000 इस पे से तू रख, बाकी मुझे दे दियो, फिलहाल ये सेल आ रही है। लेकिन भैया वो करनी ही जॉब है। मैं जाओ भाई फिर। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंसेस सुन के, और लोगों को भी अच्छे मैसेजेस मिले होंगे आपकी लाइफ की जर्नी की बातें सुन करके। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और धन्यवाद। बिल्कुल पूरी नीति बन चुकी है नीति जी, आगे की हमने बना ली है कैसे करना है। हाँ जाएंगे तो इस बार बड़े उससे जाएंगे मुंबई कि बड़े टाइट फोकस्ड होके जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इस बार मछली की आंख नहीं, उसके रेटिना में निशाना है। राइट। तो कैसा लगा आपको आशुतोष कौशिक के साथ ये बातचीत कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए आरजे नीति को। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, मेरे भी और आशुतोष के भी।